बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ महरीन सब्तैन, देख रहे हैं आप मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, सबसे पहले तो मैं एक बात करना चाहूँगी इस वीडियो को आगाज़ करने से पहले कि मौलाना तारिक जमील साहब जो हैं बहुत मुझे पसंद है, उनको मैं बड़े शौक़ से सुनती हूँ और एक बड़ा एहतराम है। और ख़ास तौर पे जब से उनके बेटे का मैंने सुना है और जब से ये वाक़या सामने आया, यकीन मानिए बड़ी तकलीफ़ है, बहुत तकलीफ़ है। ऐसे में मैं आप तक जब खबरें पहुँचा रही हूँ, तो कभी भी मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कोई ऐसी बात जिससे किसी की भी दिल आज़ारी हो, जो उनसे मोहब्बत करते हैं या फिर उनके ख़ानदान के लोग अगर कभी इस वीडियो को सुने तो उन्हें कोई तकलीफ़ हो, तो ऐसा कभी भी मैंने अपनी वीडियोज़ में नहीं किया। अलबत्ता चूँकि ये खबर की दुनिया है और लोग बहुत सी खबरें फैला रहे हैं, गलत खबरें, ऐसे में मैं समझती हूँ कि मेरे खबर देने से कम कम उन गलत खबरों का कला कमा होता है, या मैं उन गलत खबरों को, उसके असर को ज़ाइल करना और जो गलत बातें फैलाई जा रही हैं, उनको ख़त्म करने में मैं अपना किरदार अदा कर रही हूँ। क्योंकि बहुत से लोग कमेंट करते हैं कि आप क्यों उनकी पर्सनल लाइफ़ पे बात कर रही हैं, क्यों आप बात कर रही हैं? मैंने कभी भी उनकी पर्सनल लाइफ़ को कोई नेगेटिवली खोला हरगिज़ नहीं। कुछ चीज़ें जो लोगों ने उनकी पर्सनल लाइफ़ के बारे में गलत बताई, उनको मैंने दुरुस्त ज़रूर किया। आज इस वीडियो में मैं आपको कुछ बहुत ही ख़ास बातें बताने जा रही हूँ, क्योंकि आप लोगों के लिए भी उसके अंदर सबक है। मौलाना तारिक जमील साहब के जो बेटे हैं आसिम, उनके कज़न जिन्होंने उनके साथ बहुत करीब वक़्त गुज़ारा है, बहुत ज़्यादा वक़्त गुज़ारा है, उन्होंने कुछ उनकी ज़िंदगी के राज़ों से पर्दा उठाया है। कुछ ऐसे राज़ मैं नहीं समझती कि अब उसमें कोई ढकी-छुपी बात रह गई है, क्योंकि हर कोई अब उनके बारे में बात कर रहा है, लेकिन उसने कुछ और ज़ाविये बताए। ज़िंदगी में कुछ करीबी रिश्तेदारों का ऐसा किरदार जिसने उन्हें बहुत शदीद तकलीफ़ पहुँचाई, ऐसा क्या हुआ उनके बचपन में? कुछ करीबी रिश्तेदारों का ऐसा कौन-सा रोल रहा? क्या किया जिसके बाद वो कभी पूरी ज़िंदगी नहीं सँभल पाए? वो कौन से ऐसे बातें हैं, कुछ चीज़ें उन्होंने शेयर की हैं, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उसके बाद उन्होंने मौलाना तारिक जमील के बेटे आसिम जमील की ज़िंदगी में जो इस बीमारी की वजह से या इस ज़हनी कैफ़ियत बल्कि मैं कहूँगी उसकी वजह से उन्होंने जो मुश्किलात फ़ेस की, किस तरह से उसे ख़त्म करने के लिए, अपने आप को इस डिप्रेशन से निकालने के लिए उन्होंने किस-किस तरह की कोशिशें नहीं की। यकीन मानिए आप हैरान हो जाएँगे कि वो लड़का जो है वो चाहता था इस तकलीफ़ से निकलना, इस डिप्रेशन से बाहर निकलना, लेकिन वो निकल नहीं पा रहा था, लेकिन उसके लिए उसने एक बड़ी जिद्दोजहद की है। और फिर मैं एक बार कहूँगी कि जब उनके अहले खाना बता रहे हैं कि वो पिस्तौल जो था उसको वो अपने आप को मारना नहीं चाहते थे, बल्कि वो उसको चेक कर रहे थे और करते-करते अचानक ही बीच में फँसी हुई गोली जो है उसका वो शिकार हुए। तो आपको इस बात को एडमिट करना चाहिए, क्योंकि जितने मुँह उतनी बातें और लोग जितनी गलत बातें फैलाना चाहें वो फैलाएँगे। अलबत्ता ज़ाहिर-सी बात है उनके बेटे को जो खबर पहुँची थी इनिशियली वो मुख्तलिफ थी। तो उन्होंने यही कहा कि इस बीमारी की वजह से, इस डिप्रेशन की वजह से उन्होंने गालिबन अपनी जान ले ली। लेकिन बाद में उनके चाचा जो कि उधर ही मौजूद थे, उनके बेटे, उन्होंने ये सब कुछ अपनी आँखों से देखा था। उन्होंने जो बयान किया, उसके बाद उन्होंने इसकी तस्दीक की और लोगों ने बड़े अजीब-अजीब थंबनेल्स लगाए कि जी चाचा और जो आसिम जमील के भाई हैं, उनके बयानात में बड़ा फ़र्क है, तो मामला तो बड़ा मशकूक है, ऐसा नहीं है। देखिए, जब घरवालों को खबर पहुँची, तो मामला ताज़ा होता है, पूरी डिटेल्स भी अभी आपको ठीक से मालूम नहीं होती। फिर जो लोग साथ होते हैं, जो कज़न साथ थे, जो मुलाज़मीन साथ थे, उन सब से पूछगछ की गई। फिर उसके बाद सीसीटीवी कैमराज़ देखे गए, थोड़ा वक़्त गुज़रा, बातें क्लियर हुई, तो फिर उन्होंने क्लियर आके बयान दिया। तो ये जो हमारी टीम है, उन्होंने जो मालूमात हासिल की हैं, वो कुछ ऐसी ही है कि पहले जो इनिशियल मालूमात थी, तो उनके घरवालों को भी ये बताया गया कि शायद उन्होंने खुदकुशी की है। उन्हें ये पूरा इल्म नहीं था कि उस वक़्त सिचुएशन क्या बनी थी। जब पता लगी है, तमाम सिचुएशन जो घर वाले वहाँ मौजूद थे, उन्होंने जब बताई है, तो वही मीडिया के साथ शेयर की गई। अब मैं ज़्यादा वक़्त आपका नहीं लेती, मैं आपको सुनवाती हूँ कि आसिम जमील के जो कज़न हैं, उन्होंने उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाले हादसात और उनके उन पर असरात, उनसे निकलने की उनकी कोशिश और किस कदर एक अच्छे इंसान थे वो, किस तरह गरीबों के साथ उनका रवैया था और अपनी ज़िंदगी में क्या-क्या नेक काम वो करते रहे, वो सब कुछ उन्होंने शेयर किया है। आप भी सुनिए और हमारे लिए इसके अंदर एक सबक भी पिन्हा है और अल्लाह ताला उनके घरवालों को सब्र जमील दे और उनको इस मुश्किल वक़्त से निकाले और उनके बेटे के दर्जात बुलंद करे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और ये सुनिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार, बहुत ज़्यादा। बस मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इवन अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने क्लोज़ रिश्तेदार होते हैं जो कि जिनकी वजह से कितने बड़े नुकसानात हो जाते हैं। आसिम भाई की उस वजह से कोई ज़िंदगी का कोई पार्ट भी ठीक से नहीं गुजरा। वो कहीं पे भी ना अपने बिज़नेस में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, कहीं पे भी वो एक हेल्दी, एक मेरी आपकी तरह की, हम उनको बहुत समझाते थे कि आसिम यार ऐसे नहीं, ऐसे कर।
आसिम भाई को असले का शौक़ था, वो असला अक्सर लेके घूमते रहते थे। बस मेरे जहन में यही था कि अपने असला अपने शौक़ से लेके घूम रहे हैं। देखें, आसिम भाई की तकलीफ़ को देखें तो वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ में थे। आज से नहीं, तकरीबन 6 साल से तो यही कहते थे, जो भी उनको दुआ कर देता था ना, वो कहते थे कि यार मेरे लिए एक जो मर्ज़ी मुझे दुआ दो, मुझे ज़िंदगी की दुआ ना दो। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एज़ लॉन्ग एज़ आई एम विद हिम, मतलब अब 2009 या 10 में मैं और आसिम हमारा उठना बैठना साथ हुआ था। मैं जब छुट्टियाँ होती थी, मेरी फैमिली कहीं दूसरे मुल्क में या कहीं और जाती थी, मैं आसिम के पास आ जाता था, इधर गांव में के साथ नहीं जाता था, मैं गांव आ जाता था और हम यहीं पे खेतों में फिरते रहते थे। हमें आसिम भाई को ज़रा खुली तबीयत के थे, तो उनको होता था कि मैं ऐसी जगह सैर पे जाऊँ जहाँ तक मेरी नज़र जाए तो आगे कोई रुकावट ना हो। उनको पहाड़ इसलिए नहीं अच्छे लगते थे कि कहते थे यार देख ही नहीं सकते, घुटन होती थी पहाड़ों में, सहरा में बहुत खुला फील कर। बचपन से ही बहुत ज़्यादा डिप्रेशन और ज़हनी दबाव का शिकार, बहुत ज़्यादा। बस मैं आपके चैनल के थ्रू एक बात सारे लोगों को बताना चाहता हूँ कि आप अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। इवन अगर आपके घर में भी कोई बच्चे हैं ना, आप सोच भी नहीं सकते कि कितने क्लोज़ रिश्तेदार होते हैं जो कि जिनकी वजह से कितने बड़े नुकसान हो जाते हैं। आसिम भाई की उस वजह से ज़िंदगी का कोई पार्ट भी ठीक से नहीं गुजरा। वो कहीं पे भी ना अपने बिज़नेस में, अपनी शादीशुदा ज़िंदगी में, कहीं पे भी वो एक हेल्दी, एक मेरी आपकी तरह की, हम उनको बहुत समझाते थे कि आसिम यार ऐसे नहीं, ऐसे करो, ऐसे कर, ये कोशिश करो, ये। वो कहता था यार जो जो आप लोग कह रहे हो ना, मैं ये सब कुछ ट्राई करके देख चुका हूँ। और उन्होंने अपने डिप्रेशन को फाइट करने के लिए इतनी स्ट्रगल की है। मैं सिर्फ आपको 2 इवेंट्स बता देता हूँ। एक दफ़ा उन्होंने 28 किलोमीटर की रनिंग की थी। 28 मैं और वो हमने इकट्ठे रनिंग शुरू की। स्टेमिना बनाते बनाते हम रेगुलर 10 किलोमीटर पे ले गए। वो उनको ना अपनी लाइफ में चैलेंजेस पसंद थे कि यार मैं अपने आप को 28 किलोमीटर रनिंग की। फिर मैंने और आसिम भाई ने साइकिलिंग का बनाया टूर, तो हमने 500 किलोमीटर साइकिलिंग की। साउथ पंजाब पूरे का चक्कर लगा, बहावलपुर, खानेवाल, हासिलपुर और विहाड़ी, और फिर यहाँ पर आए। यानी ये 4 नाइट्स और 5 डेज़ का ट्रिप था। 500 किलोमीटर साइकिलिंग करके हम यहाँ पर आए। और हर चीज़ वो उसको ना अपने मोटिवेशन और अपने आप को चैलेंज करके करते थे। और माशाल्लाह पढ़े लिखे, मतलब पढ़ने लिखने की भी बीमारी थी, मतलब उल्टा लिखना, और कोई जितनी भी क्लियर स्टेटमेंट सामने होगी ना, वो पढ़ नहीं सकते थे, नहीं समझ आ पाती थी, पढ़ ही नहीं पढ़ ही नहीं पढ़ सकते। सकते थे, ना लिख सकते थे। वो डिसलेक्सिया इसको कहते हैं, डिसलेक्सिया था। तो इसलिए ना स्कूल में चला ना मदरसे में चला, लेकिन सुन सुन के 28 पारे कुरान के याद किए। आप उनके सामने कुरान रख दें, उनको नहीं पता लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन आप बोलेंगे ना, उनको याद आ जाएगा कि अच्छा यार ये फ़लानी सूरत फ़लाना से पारा है। पढ़ लिख नहीं सकते। लेकिन आखिरी टाइम पे फिर उनको वो जब ECT हुई ना, तो फिर वो उनकी काफ़ी मेमोरी चली गई। बहुत वो इतनी तकलीफ़ में इतना रहते थे कि उनको हर वक्त लेके चलना पड़ता था, गोलियां दे के, डिप्रेशन के एंटी डिप्रेसेंट्स और दवाइयाँ। मैं सारा दिन घर से बाहर था, मैं बस 5 मिनट पहले आया हूँ। बस 5, मुझे सारे दिन के मिजाज का कोई आइडिया नहीं था, कोई आइडिया नहीं था। बस वो शेर आया वाली स्टोरी है ना, कि आप तो कोई बंदा एक काम कहता रहता है आपको, बस उस दिन उसको पता नहीं क्या सूझ गया। और बस उनका मिजाज बड़ा एंटी सोशल था, और अल्फाज में उसको बयान करना बड़ा मुश्किल है। वो आप कुछ लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा गमज़दा देखेंगे, और ख़ास तौर पे आप हमारी बस्ती के गरीब लोगों को ज़रूरत से ज़्यादा गमज़दा देखेंगे। तो बस आप समझ जाएं, ये वो लोग हैं जो आसिम भाई के बहुत करीब थे। और उनका जो सबसे बड़ा मशगला था वो यही था कि वो गरीबों के साथ, ख़ास तौर पे उन लोगों के साथ जिनको ज़िंदगी में बड़ी तकलीफ़ पहुंची है, उनके साथ टाइम स्पेंड करते थे, और उनको इस बात का एहसास दिलाते थे कि मैं आपके साथ हूँ। बस वो ये सोचते थे कि जो तकलीफ़ मुझे पहुंची है वो किसी और को ना पहुंचे। हम सब कज़न्स, हम जैसे एक फैमिली में एक माँ होती है ना, माँ जब तक होती है तो सारी फैमिली एक जगह इकट्ठी होती है। हम कज़न्स, यानी मेरे दादा का नाम है मियाँ आला बख्श, तो मियाँ आला बख्श की फ़ैमिली आसिम साहब के इर्द गिर्द इकट्ठी होती थी। वो ज़बरदस्ती फ़ोन करके इसी मौसम में, सर्दियों में, एक्सट्रीम सर्दियों से पहले,
سب لوگوں کو پوری دنیا سے بلاتے تھے, کوئی کینیڈا ہے, کوئی انگلینڈ ہے, کوئی جہاں بھی ہے, بلا کے یہاں پہ کوئی نہ کوئی ایونٹ لا. اور ایک تو ہے نا کہ جانے والے کے بارے میں آپ اس طرح کی باتیں کرتے, ایسا نہیں ہے. وہ آپ اگر ان کو جانتے ہوتے نا, اگر آپ کی ان کے ساتھ دوستی ہوتی تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ آپ بھی اس ٹائم ضرورت سے زیادہ ٹراما میں. بالکل ایسی ہے, کوئی ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے جو ان کو ملتی تھی, اور وہ ان کو ایسے شک بھی ہوتا تھا نا یہ چیز میری اس کو پسند آ رہی ہے, کوئی اس کی وہ تمیز نہیں کرتے تھے کہ یہ چیز کتنی قیمتی ہے. کتنے سخی تھے؟ بس دے دیتے تھے. اور ان کا جتنی جیب خرچ تھی نا, ہم ان کو پیسوں کے معاملے میں نا بہت زیادہ سمجھاتے تھے کہ عاصم ایسے اوور اسپینڈنگ نہ کرو, ایسے خرچہ نہ کرو. جب ہم مہینے کے اینڈ پہ پوچھتے تھے نا کہ یار کہاں تمہارے پیسے کہاں چلے گئے, تمہارے پاس کیسے ختم ہو گئے, تو کبھی جیسے بندہ چھپ کے اسٹیٹمنٹ دیکھ لیتا ہے تو وہ سب اپنے لوگوں کو جو اس کے آس پاس اٹھنے بیٹھنے والے ہیں تحائف دے دیتے. بس پیسے دے دیتے تھے. جس نے جو کہا ہے اگر پڑے ہوئے ہیں تو انکار نہیں ہے. ان کو ایک کہیں سے بڑا قیمتی جوتا آیا تھا ایل وی کا, اور میرے بھائی کی ایسے نظر پڑی اس پہ, تو اس نے دیکھا, اس نے کہا یار ماشاء اللہ بڑا اچھا جوتا ہے. تو عاصم بھائی نے بغیر وداؤٹ اینی سیکنڈ تھاٹ, بس میرے سے سب سے اچھا تعلق تھا. ان کے سگے بھائی سے بھی زیادہ کلوز میں تھا, اور سب سے زیادہ کلوز میں آخری وقت میں.